सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। एक बार फिर हम सभी लोग फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है वो देखिए क्या होने वाला है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है तो देख लेते हैं इसका SI मात्रक क्या होता है। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आज जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा उनको एक डायग्राम हल्का सा समझा दें कि इस तरह से मान लीजिए आपने कोई काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया और इसमें से क्या पास हो रही है। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, जो ऐसे होती हैं वो इसमें से पास हो रही हैं। तो यही जो रेखाएं होती हैं, इन्हीं रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। इसका मात्रक यहाँ पर क्या होता है, देख लीजिए मात्रक होता है इसका वेबर। जैसे कि यहाँ पर नीचे आप लोग को दिख रहा होगा कि इसका SI मात्रक क्या होता है, वेबर। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। और आपको बता दें कि जो अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो ज़्यादा से 15 से 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि चुन के ऐसे क्वेश्चन लेके आया जाता है ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ के अच्छे नंबर से पास हो सको। ठीक है, तो चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास सामने लिखा हुआ है, लेंज का नियम लिखिए। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई थी लिखने में, तो इसको लेंस नहीं है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है लेंज। आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स, आप लोग जानने होंगे कि यहाँ पर क्या है, लेंज का नियम लिखिए। यह नियम किस नियम के अनुकूल होता है। तो ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है। इसका उत्तर देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, प्रत्येक अवस्था में क्या होता है, जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में अभी पढ़ा है कि क्या ऐसी धारा जो वो खुद उसका विरोध करती है जिसके कारण क्या हुई थी, वो उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब जिसके कारण वो इस यहाँ पर आई उसी का वो विरोध करती है। इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। ठीक है, यही नियम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल होता है। तो एक बच्चों आप लोग से बहुविकल्पीय में इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि लेंज का नियम किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आवेश, ऊर्जा, द्रव्यमान या फिर चुंबकीय क्षेत्र, कुछ भी वहाँ पर लिखा होगा फोर्थ ऑप्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर जो आप राइट आंसर लिखोगे बच्चों, वहाँ पर लिखोगे ऊर्जा। तो लेंज का नियम किसके नियम पर, किसके संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्लियर हुए दोनों क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है कि उच्च वोल्टेज पर धारा ले जाने वाले तार में और धारा चालू करते ही तार पर बैठी चिड़िया उड़ जाती है, क्यों। मतलब इसका कारण आपसे पूछ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में कि उच्च वोल्टेज वाले तार और जो धारा हाई वोल्टेज करंट वाले तार होते हैं, जैसे 11,000 वोल्टेज हुआ या फिर कोई भी तार हुआ जैसे जो हमारे घर ही में सप्लाई आती है, तो वहाँ पर क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा तार पर जो चिड़िया आके बैठ जाती है, जो पक्षी आके बैठ जाते हैं। आप लोग के कहीं ना कहीं मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि भैया हम अगर उसको छू लें तो हमारे तो करंट मार देगा, तुरंत हम निपट जाएंगे वहीं पर, लेकिन चिड़िया क्यों नहीं निपटती है। ठीक है, चिड़िया आराम से बैठेगी, आराम से उड़ जाएगी, जैसे कोई उसके ऊपर करंट है ही नहीं, उसमें ऐसे सिंपल रस्सी बंधी हुई हो। तो ये सवाल जो है ये हर बच्चे के मन में कहीं ना कहीं आता होगा किसी भी पक्षी को तार पर बैठा हुआ देखकर, क्योंकि भैया ये वही तार होता है। मान लीजिए कुछ लोग इसमें आप लोग कटिया जो लोग डालते हो वहाँ घर की लाइट आ जाती है। ठीक है, इसी यही तार जो होते हैं हमारे घरों तक लाइट पहुँचाते हैं। तो हम छू लें तो करंट मारेगा, चिड़िया छू रही करंट नहीं मारेगा, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा भेदभाव है। तो हम लोग देखते हैं ज़रा इसका उत्तर। धारा चालू करते ही चिड़िया पर प्रेरित धारा बहने लगती है। ठीक है, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। जैसे ही वहाँ से हम लोग मान लीजिए करंट उसमें आ रहा है, चिड़िया बैठी उसके ऊपर आके, तो चिड़िया में भी क्या होगा, करंट चिड़िया के अंदर भी प्रोवाइड होने लगेगा। लेकिन उसके दोनों पंख जो होते हैं वो विपरीत धाराओं के कारण परस्पर प्रतिकर्षित होकर फैल जाते हैं। ठीक है, अतः चिड़िया विद्युत धारा चालू करते ही उड़ जाती है। मतलब यहाँ पर पूछा गया कि जैसे ही आप लोग विद्युत धारा होती है, तो हालांकि यहाँ पर जो टॉपिक बच्चों दिया गया है वो आपके फिजिक्स के इंटर के लेवल का दिया गया है। ठीक है, कि भैया दम करंट मान लीजिए अभी आप लोग कोई तार बांधी है, उस पर करंट नहीं आ रही है। ठीक है, सॉरी, जैसे लाइट नहीं आ रही है, और जैसी लाइट आ रहेगी तो वो उस तार में क्या होगी, करंट प्रोवाइड होने लगेगी, फ्लो होने लगेगी, तो वैसे चिड़िया उड़ जाएगी। हालांकि हम लोगों ने ये कभी देखा नहीं है ऐसा। हमेशा हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि लाइट वाले तार पर चिड़िया आके बैठी, आराम से उड़ गई, चाहे लाइट आ रही हो चाहे ना आ रही हो। ठीक है, वो अपने मन के हिसाब से बैठेगी, मन से उड़ जाएगी। तो फिलहाल भैया कोर्स में है तो आपको देखना ही पड़ेगा, तो देख लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं आए। लेकिन जो दूसरा आपको हम कारण बता रहे हैं, जो चिड़िया आके बैठती है और उसको करंट नहीं मारता, ऐसा क्यों होता है। तो आप लोग को बता दें कि जब हम लोग तार को टच करते हैं, ठीक है, तो हम लोग करंट क्यों मारता है भैया। आप लोग के घर में कोई इलेक्ट्रीशियन कभी आया होगा बिजली वाला, वो भैया सीधे कहता है कि भैया हमको मत छूना, देखो हम बिजली
ये काम करने जा रहे हैं, छूना नहीं हमको। तो ऐसा क्यों बोलता है और ये तार को छूते करंट क्यों मारता है? तो देखिए, जैसे ही आप मान लीजिए तार छुएंगे तो आपके पैर उस समय कहाँ होंगे? ज़मीन पर होंगे। तो आपके शरीर में भी करंट जाएगा, लेकिन करंट को जाने का रास्ता कहाँ मिल जाएगा? ज़मीन में, जिसको हम लोग ग्राउंड बोलते हैं। तो उस कंडीशन में आपको करंट मार देगा। मान लीजिए आप ऊपर से कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं, तब आप वो तार पकड़ लेंगे और आपके कोई भी शरीर कहीं किसी भी तार में टच ना हो रहा, क्योंकि करंट के दो रास्ते होते हैं, आपको पता होगा। एक जो रास्ता होता है करंट का, वो होता है हमारा जाने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं फेस, और एक होता है हमारा करंट को लाने वाला। इसीलिए दो तार हमेशा होते हैं, जिसको हम लोग एक को बोलते हैं यहाँ पर फेस और एक को बोलते हैं न्यूट्रल। या तो आप बोल सकते हो एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। ठीक है, तो ये प्लस वाला हमेशा करंट जो होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक गेंद रख दी, ठीक है, तो गेंद रख दी या फिर कोई हमने इस तरह से कोई धातु इसमें रख दी लोहे की, तो क्या करेंगे, मान लीजिए दो तार अब आके इसमें छुआ दो, ठीक है, प्लस माइनस, तो यहाँ से करंट आएगा प्लस वाले से, इसमें पूरे में प्रोवाइड होकर माइनस से चला जाएगा। तो करंट को देखिए जाने का रास्ता मिल गया। अगर करंट को जाने का रास्ता ना मिले तो वहाँ पर करंट नहीं मारेगा। अब जैसे आप लोग चप्पल पहने होंगे, ठीक है, जूता पहने हो, तब आप तार छू लो तो करंट आपको नहीं मारेगा, क्योंकि करंट को जाने का रास्ता भैया मिलेगा ही नहीं। ग्राउंड में कहाँ आपके जो पैर हैं वो ज़मीन से छुएंगे ही नहीं। जूते पे छू रहे हैं, जूते में करंट थोड़ी ना चलता है, ना चप्पल में चलता है। यही कारण होता है चिड़िया जो आके बैठती है तार पर, तो उसके शरीर में भी करंट रहता है, लेकिन करंट को कहीं से जाने का रास्ता नहीं मिलता, कि क्योंकि वो कहीं ना ज़मीन पे छू रही होती है, ना वो किसी दूसरे तार पर छू रही होती है। इसी वजह से आराम से बैठ के आराम से उड़ जाती है। लेकिन अगर चिड़िया के उड़ते समय अगर धोखे से वो नीचे वाले तार में टच हो जाए, तो वहाँ पर करंट को जाने का रास्ता मिलेगा, तुरंत ही क्या होगी, चिड़िया निपट जाएगी। तो जिसको ये एग्जाम्पल अच्छा लगा हो वो एक बार लाइक करेगा और कमेंट में बताइए कि आपने इसे ध्यान से सुना और आपको समझ में आया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर हमारा अगला फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाले ट्रक से एक जंजीर बंधी रहती है जो ज़मीन को छूती रहती है। तो आप लोगों ने अगर देखा हो ध्यान से, जो बालू और गिट्टी, जो बड़े 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 हैवी ट्रक होते हैं, खूब 20-22 टायर जिसमें होते हैं, खूब हैवी ट्रक जो होते हैं, ठीक है, जिसमें ऊपर तक फुल माल लोड होता है, जैसे मोरंग हो, चाहे गिट्टी हो, बालू हो, कुछ भी चीज़ हो। फिलहाल यहाँ पर विस्फोटक पदार्थ लिखा हुआ है। जैसे बारूद आरूद भी कभी ट्रक ही लेके आते हैं भैया, जो पटाखे वटाखे होते हैं, माल तो लेके ट्रक ही आते हैं ना, उसको तो यहाँ पर थोड़ी ना लेके आता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो एक जंजीर आप लोगों ने देखी होगी हमेशा ट्रक के पीछे बंधी होती है नीचे साइड में, और वो किसको छू रही होती है, ज़मीन को छूती रहती है। ठीक है, एक चौकोर त्रिभुज टाइप का होता है, वो हमेशा ज़मीन को छूते हुए चलता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग उसका कारण जान लेते हैं, क्योंकि कारण वाले भी क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा कि ट्रक की गति के द्रव्यमान उसकी धुरी पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखाओं को काटती रहती है। जो पृथ्वी में चुंबक होता है, तो आप लोग को भी पता होगा कि पृथ्वी में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटी, एक तरह से चुंबकीय ही होता है। तो चुंबकीय बल रेखाओं को वो जो होती है जंजीर, वो हमेशा काटती हुई आगे बढ़ती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, उसके सिरों के बीच विद्युत वाहक बल प्रेरित हो, जो सिरे होते हैं उसके विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। प्रेरित आवेश का जंजीर के द्वारा पृथ्वी के क्षरण होता रहता है। अब मान लीजिए हमारा जो ट्रक चल रहा है, ठीक है, अब उसमें इसमें लिखा हुआ है जिसके कारण उसके सिरों के बीच में, तो जो सिरे होते हैं हमारे, जो आप जंजीरें टांगोगे, ठीक है, नीचे जंजीर, तो उसमें हमेशा क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो प्रेरित होता रहता है। लेकिन क्योंकि वो ज़मीन से छू रही है, तो प्रेरित होगा और तुरंत ही कहाँ चला जाएगा, जमीन जंजीर के द्वारा पृथ्वी में ही क्षरण हो जाएगा। मतलब तुरंत ईएमएफ जनरेट भी होगा और तुरंत ही उसमें छू भी जाएगा। तो अगर वो ना लगाई रहे तो मे भी चांसेस हो सकते हैं कि ट्रक में कहीं ना कहीं से विस्फोटक पदार्थ में आग लग सकती है। ठीक है, क्योंकि जो करंट होती है उसमें भी क्या होती है, हीट होती है, जिसके कारण वहाँ पर आग लग सकती है, जिससे क्या होता है, विस्फोटक पदार्थ सुरक्षित बने रहते हैं। तो जंजीर अगर हम टांग देंगे नीचे, तो वही उत्पन्न होगा, तुरंत उसी में समा गई, तो इससे जो हमारा विस्फोटक पदार्थ होगा वो भी सुरक्षित रहता है। और दूसरा एग्जांपल आप इस तरह समझ सकते हो, मान लो ट्रक लेके जा रहा है, कहीं से कोई इलेक्ट्रिसिटी उसमें तार छू गया, तो भैया वो तुरंत ही ग्राउंड चला जाएगा। अगर जंजीर वहाँ पर नहीं लगी हुई तो वहाँ पर हमारा विस्फोटक पदार्थ जो है वो वहाँ पर जल सकता है। तो क्लियर हुआ ये फोर्थ पॉइंट। अब बढ़ते हैं अपने पाँचवें टॉपिक की तरफ। अगला देखिए क्या है यहाँ पर कि प्रतिरोध बॉक्स के भीतर लगे जो प्रतिरोध बॉक्स होता है उसके अंदर जो प्रतिरोध लगा होता है, ठीक है, प्रतिरोध की कुंडली बनाने के लिए तार का को दोहरा मोड़ा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो मीटर बॉक्स होता है, ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स के भीतर जो प्रतिरोध बॉक्स होता है उसके अंदर हमेशा आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे छोटे ओम रेजिस्टेंस होते हैं उसके अंदर हमेशा मोड़ के इस तरह से तार लगाया जाता है। फ्यूज़ वगैरह आप लोगों ने सही करेंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों ने इस तरह से चीज़ देखी होगी। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग देखते हैं ज़रा। ऐसा करने से तार के आधे भाग में विद्युत धारा एक दिशा में तथा आधे भाग में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। अतः दोनों भाग एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को समाप्त कर देते हैं, जिसके कारण क्या होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न ही नहीं होती है। तो भैया वहाँ पे प्रेरित धारा उत्पन्न ना हो, इसीलिए उसको मोड़ा जाता है। इस तरह से इसको जो हम लोगों ने अगर रोल कर दें तो जो आधा हमारा करंट होगा वो इस दिशा में बहेगा
और जो आधा करंट होगा वो हमारा इस दिशा में बह रहा है। ठीक है, मतलब इस तरह से ऐसे बहेगा फिर ऐसे बहेगा। जो अपोज करेंगी हमेशा किसको, नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको ये लोग हमेशा अपोज करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं वहाँ पर उत्पन्न होगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए छठा क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों में क्या है, मीटर सेतु के प्रयोग से सेल परिपथ चालू करने के बाद ही धारामापी परिपथ चालू किया जाना चाहिए, क्यों? जो मीटर सेतु अगर करके एक आप लोगों में टॉपिक होगा व्हीटस्टोन सेतु के बाद, तो मीटर सेतु क्या होता है, देखिए अगर उसको हम प्रयोग में ला रहे हैं, ठीक है, सेल परिपथ में, तो मीटर सेतु को हम स्टार्ट करने से पहले हमें जो एमीटर होता है मेरा, हमें उसको स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर हम पहले एमीटर को ना करें भैया, सॉरी पहले मीटर को कर दें, हम बाद में उसको करें मीटर सेतु को, या फिर मीटर सेतु पहले कर दें मीटर बाद में करें, तो अंतर क्या है इन सब में, देखते हैं ज़रा। यदि धारामापी कुंजी को पहले दबाएंगे, मतलब जो एमीटर, जो करंट नापने वाला जो मीटर होता है उसको हम अगर पहले ऑन करेंगे, तो संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाने पर भी स्वप्रेरण के कारण धारामापी में विक्षेप होगा। मतलब अगर उस समय जो संतुलन की स्थिति में प्राप्त हो जाने, एक तरह से संतुलन जो बन जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, काम मेरा होने लगेगा। ठीक है, तो स्वप्रेरण के कारण, जो स्वप्रेरण उसके अंदर इंड्यूस होगा करंट कुंडली के कारण, उसमें क्या होगा, जो धारामापी होता है उसमें विक्षेप उत्पन्न होने लगेगा, जिससे हमें संदेह हो सकता है, हो सकता है जो हमारा एमीटर है वो सही से वर्क ना कर रहा हो। इसीलिए हमेशा क्या होता है कि एमीटर को पहले चालू करा जाता है, किससे, मीटर सेतु को स्टार्ट करने से पहले। क्लियर हुई ये चीज़? आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्या है कि विद्युत परिपथ बंद करते समय स्विच में विद्युत चिंगारी क्यों दिखाई देती है? अक्सर आप लोगों ने घरों में स्विच देखा होगा, जहाँ आप लोग चार्जिंग लगाते हो, टीवी देखते हो, या फिर प्रेस वगैरह कुछ भी आप लोग करते हो, तो स्विच जो होते हैं हमारे घर में, ठीक है, कट कट जिनको हम लोग बार बार ऐसे बंद करते हैं, तो उसको हमेशा ऑफ करते समय कई जगह आप लोगों ने देखा होगा चिंगारी टाइप की हल्की सी वहाँ पर आपको महसूस होती है। हर सब क्यों नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हल्का ढीला वायरिंग हुआ अंदर से, तो वहाँ पर आपको हल्की सी चिंगारी देखने को मिल सकती है। तो ऐसा क्यों होता है, देखते हैं। विद्युत परिपथ बंद करते समय परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स से शीघ्रता से परिवर्तन होता है। जब आप विद्युत परिपथ को बंद करते हो तो वहाँ पर जो फ्लक्स अंदर जनरेट हो रहा होता है वो एकदम से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फलस्वरूप उसमें प्रबल विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके भैया सबको पता है, जैसे आप लोग ट्रांसफार्मर पढ़ के आए होगे कि जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो हमारे ईएमएफ में भी क्या होगा, ईएमएफ एक इंड्यूस्ड हो जाएगा। मतलब जैसे ही फ्लक्स में हमारा चेंजेस होते हैं, जो फ्लक्स होता है हमारा उसमें जैसे चेंज होगा, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस फ्लक्स में चेंज होने के कारण। तो देखिए नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, परिणाम स्वरूप स्विच के सिरों पर इतना उच्च विभवांतर हो जाता है कि मध्य में स्थित वायु का रोधन रुक जाता है। तो मतलब जो हमारे आप बंद करते हो, स्विच ऑन ऑफ करते हो, ऊपर का सिरा और नीचे का सिरा इतना हाई वोल्टेज वहाँ पर क्रिएट हो जाता है कि जो उसके अंदर एयर होती है हमारी, वो वहाँ से पास नहीं हो पाती है बच्चों। इसीलिए क्या होता है, उसमें चिंगारी निकलने लगती है। तो ये 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पर, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, देखिए जब एक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो फलस्वरूप उस कुंडली में जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इस घटना को ही अन्योन्य प्रेरण यहाँ पर कहा जाता है। इसका अगर आपसे डायग्राम पूछा जाए तो आप लोग इस तरह से बना सकते हो कि ये देखिए एक कुंडली हमारी रखी हुई है ऐसे, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, और एक हम इसके जस्ट बगल में ऐसे करके कुंडली रख दीजिएगा, और ऐसे इसमें करंट ऐसे आपको दिखाई देंगी, वैद्युत बल रेखाएं इसमें ऐसे बहती हैं। तो ऐसे करके कई सारी रेखाएं आप लोग बना दीजिएगा। यही डायग्राम होता है हमारा अन्योन्य प्रेरण का। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। तो फैराडे का दूसरा नियम यहाँ पर पूछा गया है। अगर केवल फैराडे का नियम कहता तो हम वहाँ पर प्रथम और द्वितीय नियम दोनों लिखते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पहले ही बता दिया है कि हमें कौन सा नियम लिखना है, दूसरा नियम लिखना है। तो ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी आसान हो गई। तो हम ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कौन सा नियम पूछा है हमसे, इन्होंने यहाँ पर हमसे पूछा है दूसरा नियम। तो यहाँ पर जो चीज़ हो गई वो हमारे लिए थोड़ी आसान हो गई। ठीक है, तो दूसरा नियम हम यहाँ पर आसानी से लिख देते हैं। तो क्या हुआ कि इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि फ्लक्स परिवर्तन की दर एक समान बनी रहे तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्थिर होगा। तो यहाँ पर बच्चों जो दूसरा नियम है फैराडे का, वो आप लोग को पढ़ लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से फुर्सत में बैठ के अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे अल्फा कणों के प्रकीर्णन में स्वर्ण पात्र ही क्यों प्रयुक्त किया जाता है। तो अल्फा कण का प्रकीर्णन आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर एक सोने की पन्नी, जिसको हम लोग स्वर्ण पत्र बोलते हैं, एक रखी जाती हमेशा। अल्फा कणों की जब भी वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा यूज़ करे जाते हैं, तो वहाँ पर हमेशा स्वर्ण पत्र ही रखा जाता है। ऐसा क्यों? कोई और रख दें अगर वहाँ पर तो उसका क्या मतलब होगा? तो ये हम लोग डाउट पूरा क्लियर करते हैं इसका उत्तर पढ़ के। अल्फा कणों के प्रकीर्णन के लिए प्रयुक्त पात्र को
एकदम पतला होना चाहिए, ठीक है, एकदम बारीक होना चाहिए जब आप लोग किसको यूज़ कर रहे हो, अल्फ़ा कण को, ताकि अल्फ़ा कण का प्रकीर्णन एक ही टक्कर के कारण हो। मतलब अगर अल्फ़ा कण आप उसमें बमबारी कराओ तो एक ही टक्कर में उसका क्या हो, काम हो जाए। इसके साथ ही साथ पत्र के नाभिक को भारी होना चाहिए, नाभिक लेकिन जो क्या हो वो भारी होना चाहिए, चारों तरफ पतला और ऐसे एक तरह से उत्तल लेंस आप लोग को पता होगा, बीच में मोटा चारों तरफ पतला, तो सेम वैसे ही होना चाहिए स्वर्णपत्र हमारा। जो नाभिक होता है बीच वाला पार्ट वो मोटा हो और साइड साइड क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ठीक है, ताकि अल्फा कणों का प्रकीर्णन अधिक हो, जिससे क्या होगा उस पर कोई भी चीज़ आप डालोगे तो इधर उधर बिखर जाए तुरंत। जैसे उत्तल लेंस आप देखा होगा, अगर उस पर आप टार्च की रोशनी डालो या फिर धूप में उसको रखो तो वो अधिक फैल जाता है, ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा गया है। स्वर्ण में उपयुक्त दोनों गुण होते हैं, इसीलिए क्या होता है, जो स्वर्ण होता है हमारा स्वर्ण पत्र, उसमें ये दोनों गुण होते हैं जो हमें चाहिए, तो स्वर्ण का बारीक पत्र आसानी से बनाया जा सकता है। यही कारण होता है बच्चों स्वर्ण का पत्र जो होता है वो रखा रहता है, क्योंकि इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोग अगला क्वेश्चन देखोगे, बोर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है। तो nवीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है वो होता है mvr इक्वल टू NH इक्वल टू 2 पाई, मतलब सॉरी अपॉन में 2 पाई। तो ये होता है एक फॉर्मूला, जहाँ पर हम लोग जब रखेंगे n इक्वल टू 1, मतलब ये जो n है यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर बच्चों बन के तैयार हो जाएगा h अपॉन पाई। ये वाला फॉर्मूला आप लोग को इसमें लिख देना है अगर पूछा जाए तो। वैसे चांसेस हैं कि 100 में से 60% ये नहीं पूछा रहेगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि भैया बोर्ड एग्जाम में कुछ भरोसा नहीं होता, इसलिए हम लोग पूरा ही पढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, किंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती हैं। इलेक्ट्रॉन केवल एक ही होता है किसमें, हाइड्रोजन परमाणु में, लेकिन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन के प्रकाश स्रोत से असंख्य परमाणु होते हैं, भिन्न भिन्न परमाणुओं में संक्रमण भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, जो अलग अलग परमाणु होंगे उसमें संक्रमण भी अलग अलग होगा, एक जैसा सब में नहीं होगा। अतः हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में भी कई रेखाएं होती हैं, जो क्योंकि कई बार उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कई सारी रेखाएं होती हैं। उसके फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संक्रमण का क्या अर्थ है। तो संक्रमण का क्या अर्थ है तथा इसमें कितना समय लगता है। तो ये देखिए क्या होगा, परमाणु का एक ऊर्जा अवस्था में दूसरी ऊर्जा में अवस्था में जाना ही क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। जो परमाणु होता है हमारा, उसको एक ऊर्जा अवस्था से वो दूसरी ऊर्जा अवस्था में जैसे ही चला जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। इसकी जो वो समय लगता है उसमें लगता है 10⁻⁸ सेकेंड, मतलब समझ रहे हैं 1 सेकेंड का भी 10⁻⁸वां भाग। ये आप लोग इतना समझिए कितना कम समय लगता होगा इसमें। तो फिलहाल आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि और वीडियो आप लोग के लिए हमें तैयार करनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उन वीडियो को पाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जो नीचे लाल बटन आपको दिख रहा है साइड में, उसको प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और साथ ही जो बेल आइकन हो उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो अपनी डालें इंपॉर्टेंट वीडियो, तो वो आपके पहले सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप समय रहते उसको देख पाओ, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर इतनी भीड़ है इस समय कि आप लोग के कहीं ना कहीं ये वीडियो आप लोग के ये चैनल आप लोग से खो जाएगा। तो जो लोग नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि कभी भी आप लोग चाहो तो आराम से इसको सर्च करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। बाकी जो इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स हैं, आप लोग को अगर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं और या फिर केमिस्ट्री के और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को पढ़ने हैं, तो आप जो मेरा चैनल है उस पर आप विजिट करके वहाँ से आराम से पढ़ सकते हो। वहाँ पर एक एक चीज़ आप लोग को बहुत ही आसानी से समझाई गई है। देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अगर आप लोग को पढ़नी है केमिस्ट्री की, तो वो आप मेरे चैनल से आराम से पढ़ सकते हो। अभी नेमिंग रिएक्शन की वीडियो डाल के उठे, आप जाके देखिए उसको और बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।